नमस्कार, वॉइस ऑफ इंडियन लॉज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 के बिल्कुल आखिरी सेक्शंस की, मतलब सेक्शन 496 से लेकर 500 तक। ये सेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये तय करते हैं कि किसी भी क्रिमिनल केस के खत्म होने पर केस से जुड़ी प्रॉपर्टी का आखिर क्या होगा। तो चलिए इस पूरी लीगल प्रोसेस के फाइनल स्टेप को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम क्या क्या कवर करेंगे, एक नज़र उस पे डालते हैं। सबसे पहले BNSS का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर एक एक करके सेक्शन 496 से 500 तक को समझेंगे, और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अब हमारा नया क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है। इसने पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हम सब CRPC के नाम से जानते थे, उसकी जगह ले ली है। इसका मकसद सीधी सी बात है, हमारे कानूनी सिस्टम को और बेहतर और असरदार बनाना है। अब ये जो बदलाव है CRPC से BNSS में, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि प्रोसीजर में भी कई सुधार किए गए हैं। और इन आखिरी सेक्शंस 496 से 500 को समझना इसीलिए इतना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यही वो सेक्शंस हैं जो किसी भी केस को उसके सही अंजाम तक पहुंचाने का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। चलिए अब सीधे आते हैं सेक्शन 496 पर। यह सेक्शन बॉन्ड को लागू करवाने के बारे में है। अब बॉन्ड क्या होता है? ये एक तरह की गारंटी होती है कि कोई व्यक्ति कोर्ट बुलाने पर हाजिर होगा। ये सेक्शन पक्का करता है कि लोग इस गारंटी को सीरियसली लें। सेक्शन 496 का मकसद बिल्कुल साफ है, ये पक्का करना कि लोग कोर्ट के ऑर्डर्स को मानें। ये हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट को पावर देता है कि वो किसी मैजिस्ट्रेट को बोलें कि भाई अगर किसी ने बॉन्ड तोड़ा है तो उसे जुर्माना वसूला जाए। ये एक तरह का डिसिप्लिन मेंटेन करने का तरीका है। और अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, केस से जुड़ी प्रॉपर्टी की पूरी जर्नी। सेक्शन 497 हमें बताता है कि जब तक केस चल रहा है तब तक उस प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज किया जाएगा जिसकी कोर्ट ने कस्टडी ली है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ कैश या सोना चांदी नहीं है। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट, हथियार, गाड़ी या कोई भी ऐसी चीज शामिल हो सकती है जो अपराध से जुड़ी हो। मतलब इस सेक्शन का दायरा काफी बड़ा रखा गया है। ये जो 5 स्टेप प्रोसेस है ना, ये BNSS में एक बड़ा सुधार है। इसमें टाइमलाइन दी गई है। इससे ये पक्का होता है कि प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड ठीक से बने और केस में फालतू की देरी ना हो। और हाँ, एग्जाम के लिए तो ये स्टेप्स और इनकी टाइमलाइन दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो पहली डेडलाइन है 14 दिन। ये याद रखना है कि प्रॉपर्टी के कोर्ट में आने के 14 दिन के अंदर अंदर उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इससे सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा कम हो जाता है और पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। और ये रही दूसरी बड़ी डेडलाइन, 30 दिन। जैसे ही प्रॉपर्टी की रिपोर्ट और फोटोग्राफ तैयार हो जाते हैं, उसके 30 दिन के अंदर कोर्ट को उसके डिस्पोजल का ऑर्डर देना होता है। इससे केस की रफ्तार बनी रहती है और चीजें सालों साल अटकी नहीं रहती। अब एक सवाल मन में आता है, ठीक है, केस चलने के दौरान प्रॉपर्टी का क्या होगा, ये तो सेक्शन 497 ने बता दिया, लेकिन जब केस का फैसला आ जाता है तब उस प्रॉपर्टी का क्या होता है? इसका जवाब हमें आगे के सेक्शंस में मिलेगा। तो अब हम आ गए हैं प्रॉपर्टी की कहानी के अगले पड़ाव पर। जब केस खत्म हो जाता है तो सेक्शन 498 और 499 कोर्ट को ये पावर देते हैं कि वो प्रॉपर्टी के फाइनल डिस्पोजल यानी अंतिम निपटान का ऑर्डर दे सकें। तो केस खत्म होने पर कोर्ट के पास मोटे तौर पर 3 ऑप्शन होते हैं। या तो प्रॉपर्टी को नष्ट कर दिया जाए, या उसे सरकार के हक में जब्त कर लिया जाए, या फिर उसे उसके असली हकदार को वापस सौंप दिया जाए। और एक बहुत जरूरी बात, कोर्ट के ऑर्डर पर तुरंत एक्शन नहीं लिया जाता, बल्कि अपील के लिए 2 महीने का वक्त दिया जाता है। चलिए अब सेक्शन 499 को एक बहुत आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि पुलिस एक चोर को पकड़ती है और उसके पास से एक चोरी की घड़ी बरामद करती है। अब कहानी में एक ट्विस्ट है। एक शरीफ आदमी था जिसने अनजाने में पूरी ईमानदारी से उस चोर से वो घड़ी खरीद ली थी। उसे नहीं पता था कि ये चोरी की है। अब यहाँ कानून के सामने एक मुश्किल सवाल खड़ा हो जाता है। इंसाफ तो यही कहता है कि घड़ी उसके असली मालिक को वापस मिले, लेकिन उस बेकसूर खरीदार का क्या होगा जिसने अपने पैसे खर्च किए? क्या उसका नुकसान हो जाएगा? और बस इसी दुविधा को दूर करता है सेक्शन 499। ये कोर्ट को पावर देता है कि अगर दोषी चोर के पास से कोई पैसा मिला है तो उसमें से उस बेकसूर खरीदार को घड़ी की कीमत के बराबर मुआवजा दिलाया जाए।
ये इंसाफ का एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत है। अच्छा, मान लीजिए कोर्ट ने प्रॉपर्टी के निपटान का कोई ऑर्डर दे दिया, लेकिन कोई पार्टी उस ऑर्डर से खुश नहीं है, तो क्या उसके पास कोई और कानूनी रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो अब हम पहुंच गए हैं इस प्रक्रिया के बिल्कुल आखिरी स्टेप पर। सेक्शन 500 उन लोगों को अपील करने का हक देता है जो सेक्शन 498 या 499 के तहत दिए गए डिस्पोजल ऑर्डर से नाखुश हैं या सहमत नहीं हैं। तो इसमें खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसे लगता है कि ऑर्डर सही नहीं है, वो अपील कर सकता है, और जो एपेलेट कोर्ट होती है उसके पास पूरा अधिकार होता है कि वो उस ऑर्डर पर रोक लगा दे, उसमें बदलाव कर दे या उसे पूरी तरह से खारिज कर दे। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। चलिए अब सारी चीजों को साइड में रखते हैं और सीधे एग्जाम की तैयारी पर फोकस करते हैं। ये सेक्शंस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत काम के हैं, खासकर इनकी टाइमलाइन और कीवर्ड्स। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। ये एक तरह से इन चारों सेक्शंस का निचोड़ है। सेक्शन 497 में 14 दिन और 30 दिन की टाइमलाइन, 498 में डिस्ट्रक्शन, कॉन्फिस्केशन और डिलीवरी जैसे कीवर्ड्स, 499 का मतलब है बेकसूर खरीदार और मुआवजा, और 500 जुड़ा है अपील के अधिकार से। चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। सवाल यह है कि स्टेटमेंट और फोटो तैयार होने के बाद कोर्ट को कितने दिन में डिस्पोजल का ऑर्डर देना होता है? ध्यान दीजिएगा, बाद पूछा है। तो जैसा हमने अभी पढ़ा, ये टाइमलाइन है 30 दिन, तो सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। ऐसे सीधे सवाल एग्जाम्स में बहुत आते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि BNSS ने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के पूरे प्रोसेस को टाइम बाउंड बनाकर ज्यादा एफिशिएंट कर दिया है। प्रॉपर्टी की कस्टडी से लेकर फाइनल अपील तक हर चीज के लिए एक साफ रास्ता बना दिया गया है। ये सेक्शंस न सिर्फ एक केस को खत्म करते हैं, बल्कि ये भी पक्का करते हैं कि अंत में न्याय हो। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वॉइस ऑफ इंडियन लॉज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।